हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 10 ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब तक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग और चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सभी के हमने प्रॉपर डिटेल्ड स्टडी करी है, प्रॉपर सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ा है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स की कोई क्लास मिस हो गई तो नीचे क्लास 11th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप जाके अपनी मिसिंग वीडियोस को, मिसिंग क्लास को आप देख सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? देखिए, सबसे पहले आप देखिए, बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना। और प्रॉफिट जो है कैन बी कैलकुलेट बाय 2 वेज। हम 2 मेथड से प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड होता है कैश बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है कैश बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड होता है एक्रूअल बेसिस सिस्टम। देखिए, हमने क्या सीखा? हमने सीखा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events which are at least part of financial character and interpreting the result thereof। हमने क्या ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इस डेफिनेशन में हमने क्या सीखा था कि अकाउंटिंग एक आर्ट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की। किन चीजों को? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। क्यों? ताकि हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सके। बेसिकली हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। अब हम सीख रहे हैं कि हम अपने बुक्स में ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या वे हो सकते हैं हम जिस तरह से अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, यहां पर आपको समझने वाली बात है कि जो अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग है, इट कैन बी डन बाय 2 वेज। ये 2 वे से की जा सकती है। पहला होता है कैश बेसिस सिस्टम और सेकंड होता है एक्रूअल बेसिस सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करा जाता है, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, वो सारा का सारा कंसेप्ट हम आज की क्लास में करेंगे। और हम इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो आप क्लास को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, अपने नोट्स रजिस्टर में एक एक करके सारी चीजें नोट करते हुए चलिए। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस में जो प्रॉफिट और लॉस होता है, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 वेज। फर्स्ट वे क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड वे क्या है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इनका क्या मतलब होता है, इनके क्या एडवांटेजेस होते हैं। ये सारी चीजें हम ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैश बेसिस सिस्टम। देखो, कैश बेसिस सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड only when they settled in cash or no, when they settled in cash, whether relating to current period or not। ये सिस्टम क्या कहता है आपको? अंडर द कैश बेसिस सिस्टम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे सेटल्ड इन कैश। ट्रांजैक्शंस को हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं
जब वो कैश में सेटल हो जाते हैं, चाहे वो करंट पीरियड से रिलेट करे या ना करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसी मीनिंग को ध्यान से समझिए कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे सेटल्ड इन कैश। इसका मतलब क्या हुआ? इसका पहला मतलब हुआ कि कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इस सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होगा। सबसे पहले समझिए, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यहां पे रिकॉर्ड नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हमने किसी एक्सपेंस को पे किया, चाहे वो करंट पीरियड से बिलोंग करता हो या ना करता हो, अगर हमने किसी एक्सपेंस को इस ईयर पे किया तो वो इस ईयर में रिकॉर्ड होगा। इसी तरीके से अगर हमने कोई रिवेन्यू इस टाइम पीरियड में रिसीव्ड करी है, चाहे वो इस टाइम पीरियड से रिलेट करती है या पिछले साल से बिलोंग करती है, फिर भी वो इस साल की इनकम मानी जाएगी। अगर हम ध्यान से समझे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू रिसीव्ड इन कैश माइनस एक्सपेंसेस पेड इन कैश। ठीक है, जितने भी हमने रेवेन्यू कैश में रिसीव्ड करी है और जितने भी हमने एक्सपेंसेस कैश में पे करे हैं, इन दोनों को माइनस करके आपके लिए प्रॉफिट आ जाएगा। देखो सिस्टम बहुत सिंपल है, पर ध्यान से समझो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कैश बेसिस सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे सेटल्ड इन कैश वेदर दे रिलेटेड टू करंट पीरियड और नॉट। चाहे वो करंट पीरियड से रिलेट करे या ना करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिस्टम के में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिवेन्यू को रिवेन्यू कब मानेंगे? जब वो कैश में रिसीव्ड हो जाएगी। इसी तरीके से एक्सपेंसेस को भी एक्सपेंस के तौर पे तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब हम उसको कैश में पे कर देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, accrued income and advance income is required। किसी भी एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है, ना तो कैश आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, ना प्रीपेड एक्सपेंस की, ना एक्रूड इनकम की, ना एडवांस इनकम की। ये सारे वर्ड्स हमने पिछले चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, हमने बेसिक टर्म्स वहां पे हमने पढ़ा था ना। तो वहां पे जो वर्ड्स है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वहां पे जाके आप अपने टर्मिनोलॉजीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? कैश बेसिस सिस्टम का मतलब है कि जो भी रिवेन्यू आपने कैश में रिसीव्ड करी उसको रिवेन्यू ट्रीट किया जाएगा, जो भी एक्सपेंसेस आपने कैश में पे करे उसको एक्सपेंस माना जाएगा, और कैश रिवेन्यू माइनस कैश एक्सपेंस ये आपके लिए प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसमें हम कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम की कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं करते। क्लियर है? कंफर्म? देखिए हमने यही पढ़ा है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे सेटल्ड इन कैश। ठीक है, अंडर दिस बेसिस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द रिसीप्ट ऑफ कैश एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर सेटल्ड व्हेन दे आर पेड इन कैश। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे? जब तक वो कैश रिसीव्ड या कैश पेड ना हो जाए।
अब ये सिस्टम किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए यूजफुल है? ये सिस्टम बेसिकली उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है जहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस कैश में होते हो। जैसे देखो लॉयर, डॉक्टर्स, सीए। अब ये क्या है, डॉक्टर हमेशा फीस कब रिसीव कर लेगा? जैसे ही उसने मरीज का इलाज किया और फीस रिसीव कर ली, तो वहां पे कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के होते ही नहीं है कोई खास पर्पस। तो यहाँ पे जो बेसिकली डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, ये आपके कैश बेसिस सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्लियर, समझ में आया? अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये बहुत सिंपल होता है, कोई खास अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। जब आपने कैश रिसीव्ड किया तो उसको रिवेन्यू रिकॉर्ड कर दो, जब आपने कैश पे एक्सपेंसेस पे करे तो उसको एक्सपेंस मान लो। ठीक है, इसमें आपके पर्सनल जजमेंट की भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? और ये सिस्टम उन्हीं बिजनेस के लिए यूजफुल है जहां पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस आपके कैश बेसिस पे होते हैं। क्लियर, कंफर्म? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके डिसएडवांटेज। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। देखो, हमने अकाउंटिंग बेसिस सिस्टम में जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े थे, वहां पे हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी आपने एक्सपेंस इंकर्ड किए हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, चाहे वो कैश में पे किए हो या नहीं किए हो, आप उसको रिकॉर्ड करोगे। यही पढ़ा था। बट ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं करता? अगर देखो, आपने लास्ट ईयर आप जो अकाउंट्स बना रहे हो वो बना रहे हो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक। अब आपने जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीने की सैलरी पे नहीं करी। अब सैलरी पे नहीं करी तो आपने ये सैलरी बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, कैश बेसिस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। अब आपके क्या हुआ? एक्सपेंसेस कम हो गए, जबकि रिवेन्यू आपकी पूरी थी। तो इससे क्या हुआ? इस साल तो प्रॉफिट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर जब आप ये एक्सपेंसेस, ये सैलरी जब नेक्स्ट ईयर पे करोगे तो उस साल का एक्सपेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो उस साल आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो वी कैन से कि कैश बेसिस सिस्टम डज नॉट गिव द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना? ये आपके प्रॉफिट और लॉस की सही पिक्चर फॉलो नहीं बताता, क्योंकि ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। और इस सिस्टम में हम ना तो कैपिटल एक्सपेंस, ना रिवेन्यू एक्सपेंस, इस तरह की कोई भी कंसिडरेशन नहीं करेंगे। जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग रिवेन्यू कब मानी जाती है? जब आपने उसको कैश में रिसीव्ड कर लिया। और एक्सपेंसेस कब माने जाते हैं? जब आपने उसको कैश में पे किया। क्लियर? तो कैश बेसिस सिस्टम क्लियर है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली ऑन कैश बेसिस। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। अब नेक्स्ट है एक्रूअल बेसिस सिस्टम। वैसे ये पॉइंट आपने एक्रूअल अजम्पशन में पढ़ा था जब मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाए थे। तो चैप्टर नंबर 3 में जो फर्स्ट क्लास थी वहां पे मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था। उसी तरीके से एक्रूअल बेसिस सिस्टम क्या कहता है? अंडर दिस सिस्टम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड when they occurred whether they settled in cash or not। अब देखो ये सिस्टम क्या कहता है? ये सिस्टम आपको समझाता है कि ट्रांजैक्शंस को आप वहीं पर रिकॉर्ड करोगे जिस टाइम पीरियड से वो बिलोंग करते हो।
चाहे उसका कैश सेटलमेंट हुआ हो या नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आप रिवेन्यू को जब भी रिकॉर्ड करोगे जिस टाइम पीरियड से वो बिलोंग करती होगी। जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल बताया था आपको एक्रुअल अजम्पशन में कि आपने जब सेल करी है, आपको जो ऑर्डर रिसीव्ड हुआ था वो आपको ऑर्डर हुआ था 1 Feb 2022 को, ठीक है। यहां पे आपने ऑर्डर रिसीव्ड किया, आपने 25 मार्च 2022 यहां पे आपने सेल अपनी कंप्लीट करी और आपने 1 मई 2022 को कैश रिसीव्ड किया फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ठीक है। तो अब ये सेल कब की मानी जाएगी? आप इसको सेल को कब रिकॉर्ड करोगे? आप इसको सेल को 25 मार्च को रिकॉर्ड करोगे जब ये सेल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग रिवेन्यू हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, चाहे उसके लिए कैश सेटलमेंट हुई हो या नहीं। इसी तरीके से एक्सपेंसेस को भी उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड किया जाता है जिस टाइम पीरियड से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे पिछला एग्जांपल था, मैंने आपको बताया था कि हमने जो अभी बताया था ना कि जनवरी फरवरी मार्च की सैलरी पे नहीं करी और ये सैलरी हमने पे करी थी अप्रैल में। तो कैश बेसिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको अप्रैल 2022 में रिकॉर्ड करेंगे, जबकि एक्रुअल बेसिस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सैलरी आपकी जनवरी फरवरी और मार्च की रिकॉर्ड होगी क्योंकि ये इस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। अब एक्रुअल बेसिस सिस्टम में क्या है कि ट्रांजैक्शंस को हम जब रिकॉर्ड करते हैं जब वो होते हैं, चाहे कैश सेटलमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो इससे क्या मीनिंग निकलता है? इससे निकलता है कि बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों के दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है, क्लियर। जबकि कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, एक्रुअल बेसिस सिस्टम में कैश एज यूजुअल एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहां पर एडजस्टमेंट्स जो है, एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एंड एडवांस इनकम, इन सब की एडजस्टमेंट्स करी जाएगी। देखो हल्का हल्का मैं बता रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग क्या पड़ता? एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड इन कैश, जो एक्सपेंस ड्यू हो गए पर अभी तक आपने पे नहीं करे। प्रीपेड एक्सपेंस क्या था? नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, जो ड्यू नहीं हुए, ठीक है, बट आपने उसको पे कर दिए। तो क्या वो एक्सपेंसेस इस टाइम पीरियड से बिलोंग करेंगे? नहीं ना, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट्स हम करेंगे। एक्रूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अगर आपने इस टाइम पीरियड के लिए इनकम अर्न कर ली, चाहे रिसीव्ड नहीं हुई, तो भी आप उसको काउंट करोगे। और एडवांस इनकम क्या है? नॉट अर्नड बट रिसीव्ड इन एडवांस इन कैश, आपने कैश में एडवांस में रिसीव्ड कर लिए बट इस टाइम पीरियड से बिलोंग नहीं करती, इसलिए आप इसको काउंट नहीं करोगे, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ? आप में इनकम में आउटस्टैंडिंग जो एक्रूड इनकम है उसको ऐड कर दोगे, एडवांस इनकम को माइनस कर दोगे। एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड कर दोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे। अब जो रिवेन्यू फॉर करंट पीरियड माइनस एक्सपेंसेस फॉर करंट पीरियड, ये आपके लिए प्रॉफिट होगा। Accrual basis system is used by most of the business organization during the current time. आज की करंट पीरियड में मैक्सिमम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो करती है वो एक्रूअल बेसिस सिस्टम को फॉलो करती है, एक्रूअल बेसिस सिस्टम को, क्लियर। अब देखो इसको समझते हैं दोबारा से। अगर हम देखें, हमने क्या पढ़ा
कि अंडर दिस सिस्टम ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे अकर्ड, ठीक है, वेदर दे सेटल्ड इन कैश और नो, चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर दिस बेसिस इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न। इनकम को हम कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हमने इनकम को अर्न किया होगा, ठीक है, और एक्रूड, या वो एक्रूड हो गई होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स वेदर कैश इज रिसीव्ड और नो, चाहे हमने कैश रिसीव्ड किया हो या नहीं किया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इंकर्ड और बिकम ड्यू। एक्सपेंसेस को भी हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्सपेंस हो जाते हैं या वो ड्यू हो जाते हैं, नॉट व्हेन कैश इज पेड फॉर देम, ठीक है, क्लियर। अब इसके एडवांटेज देखें तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। कैश बेसिस सिस्टम में क्या था? मैचिंग प्रिंसिपल नहीं था। यहाँ पे आप पहले रिवेन्यू को, करंट टाइम पीरियड की रिवेन्यू को काउंट करोगे और उस पे होने वाले सारे खर्चे, चाहे वो कैश में पे करे हो या नहीं करे हो, उसको हम काउंट करते हैं। अगर हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने से बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस, जो भी आपका बिजनेस का सही प्रॉफिट या सही लॉस आप बिजनेस का फाइंड आउट कर सकते हो, सही फाइनेंशियल पोजीशन को भी डिपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिस्टिंग्विश करती है, इसलिए आप बिजनेस का जो प्रॉफिट कंपैरिजन का जो प्रॉफिट है, कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहती है, क्लियर। डिसएडवांटेज क्या है? देखो अब जबरदस्ती की डिसएडवांटेज है कि ये आपके लिए सिंपल नहीं है, इसमें आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, इनके एडजस्टमेंट्स करनी होती है, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। यहाँ पे हमें कुछ पर्सनल जजमेंट, कुछ पर्सनल एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है, क्लियर। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि कैश बेसिस सिस्टम में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि एक्रूअल बेसिस सिस्टम में कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों के दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैश बेसिस में हम ट्रांजैक्शंस को जब भी रिकॉर्ड करते हैं जब वो कैश में सेटल होते हैं, और क्रेडिट एक्रूअल ट्रांजैक्शंस में, एक्रूअल बेसिस में ट्रांजैक्शंस जो रिलेटेड टू करंट पीरियड है, चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए हो, आप उसको रिकॉर्ड करोगे, क्लियर। चलो इसका डिफरेंस और पढ़ते हैं। इस डिफरेंस से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कैश बेस सिस्टम में रिकॉर्डिंग का पर्पस हमने पढ़ा, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा, जबकि एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। एडजस्टमेंट्स में हमने क्या पढ़ा कि कैश बेसिस सिस्टम में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, इनकी कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं होती, जबकि एक्रूअल बेसिस सिस्टम में हम इन सब की ट्रांजैक्शंस, इन सब की एडजस्टमेंट्स प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कैश बेसिस सिस्टम में आप कैश, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस, जो रेवेन्यू आइटम्स है, इनमें डिस्टिंग्विश नहीं करते, जबकि एक्रूअल बेसिस सिस्टम में आप कैश बेसिस, जो कैपिटल है और जो रेवेन्यू आइटम्स है, उसमें कंसिडर, उसमें जो डिफरेंस है वो लेके आते हो, ठीक है। कैश बेसिस सिस्टम में प्रॉफिट को, सही प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं किया जाता, ठीक है ना, जबकि एक्रूअल बेसिस सिस्टम में सही बिजनेस प्रॉफिट, सही प्रॉफिट या सही लॉस कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है। अगर सुटेबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि कैश बेसिस सिस्टम वहां पर सूट करता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस आपके कैश में होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते ही नहीं है। जबकि एक्रूअल बेसिस सिस्टम आज के टाइम में जो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस है, दे फॉलो द एक्रूअल बेसिस सिस्टम, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में क्या डिफरेंस है, क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोनों सिस्टम में। कैश बेसिस में समझ गए, कैश रेवेन्यू रिसीव्ड माइनस कैश एक्सपेंसेस पेड, चाहे जिस भी टाइम पीरियड से बिलोंग करते हो। एक्रूअल बेसिस में रेवेन्यू रिलेटिंग टू करंट पीरियड माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट पीरियड।
अब इसके एडजस्टमेंट्स किस तरीके से करेंगे, पढ़ते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इंकर्ड व्हेन कैश बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इज फॉलोड एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड। क्लियर? आपको नीचे डाटा दिया हुआ है, आपको उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, पहला कैश बेसिस पे और दूसरा एक्रुअल बेसिस पे। कैश बेसिस पे सबसे पहले हम रिवेन्यू को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिवेन्यू निकालते हैं, रिवेन्यू रिसीव्ड इन कैश, कितनी रिवेन्यू हमने कैश में रिसीव्ड करी है, सबसे पहले हम ये काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए, कैश सेल यस काउंट होगा, आपके लिए आ जाएगा कैश सेल कितना 5 लाख। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल नहीं आता, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस ये भी नहीं आता। देखो दोनों काम एक साथ करते हैं, नीचे लेते हैं एक्सपेंसेस पेड इन कैश, कितने एक्सपेंसेस हमने कैश में पे कर लिए, ठीक है। कैश सेल लिख लिया, क्रेडिट सेल आएगा नहीं क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस नहीं आएगा। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, आपने इंश्योरेंस को एडवांस में पे किया है, आपने पे तो किया है ना, आपने पे किया है तो हम इसको काउंट करेंगे किसमें, कैश बेसिस सिस्टम में। तो यहां पे हम लिख देंगे इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2500। क्लियर? इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। फिर उसके बाद उसने बोला है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं आएगा। इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन्होंने कहा है जो एडवांस में इनकम रिसीव्ड करी है उसको हटाने के बाद, बट यहाँ पे तो हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दोनों चीजें ही काउंट करते हैं, दोनों ही चीजें काउंट करते हैं ना। तो आपके लिए क्या होगा, आप दोनों ही काउंट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इनकम रिसीव्ड इंक्लूडिंग एडवांस इनकम कितनी 5000 प्लस 1000, टोटल कितना हो गया 6000। फिर देखिए इसने क्या कहा है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कैश बेसिस में इसको फॉलो नहीं करेगी। कैश परचेजेस आपके लिए एक्सपेंस है 2,75,000, कैश परचेजेस 2,75,000। फिर क्रेडिट परचेज काउंट नहीं होएगा। सैलरीज एंड वेजेस पेड 44,000, यस ये काउंट होगा, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस पेड 44,000। फिर उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, यस 11,000। फिर उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड इंक्लूड प्रीपेड, अच्छा प्रीपेड इन्होंने काउंट कर लिया है 10,000, तो आपको इसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्वेश्चन आधा पढ़ा था, क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए। तो अब इंश्योरेंस पेड, ठीक है, जितना हमने टोटल इंश्योरेंस पे किया हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब टोटल इनकम रिसीव्ड कितनी है आपकी, टोटल इनकम रिसीव्ड है 5,06,000। अगर आप टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने हो गए हैं, आपके हो गए 0, 0, 0, 5, 4, 9, 10, 8, 12, 13, 14 एंड 3,40,000, 3,40,000। तो आपके लिए प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, 0, 0, 6, 6
एंड 1,66,000। कैश बेसिस सिस्टम में जितनी भी आपने रेवेन्यू कैश में रिसीव्ड करी, अब जो कैश में रिसीव्ड करी कौन कौन सी है, एक तो कैश सेल है आपकी, और उसके अलावा आपने जो इनकम रिसीव्ड करी है। अब इनकम रिसीव्ड इन्होंने प्रीपेड जो एडवांस इनकम को था माइनस कर रखा था, बट हम एडवांस इनकम भी काउंट करेंगे। क्लियर। इसी तरीके से हमने कैश परचेज लिखा, उसके अलावा सैलरी एंड वेजेस पेड लिखा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड लिखा, और इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग द प्रीपेड इंश्योरेंस। क्लियर। उससे हमने अपना टोटल कैश रिसीव्ड निकाला, टोटल कैश पेड निकाला, और प्रॉफिट आपके लिए आ गया 1,66,000। इज इट क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, सेम बेसिस को हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। देखो एक्रूअल बेसिस सिस्टम क्या कहता है कि ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू करंट पीरियड, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू करंट पीरियड वेदर दे सेटल्ड इन कैश और नॉट आर रिकॉर्डेड। यानी जो इनकम करंट पीरियड से रिलेटेड इनकम है आप उसको काउंट करोगे, चाहे कैश में रिसीव्ड करी हो या ना करी हो। इसी तरीके से जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रिलेटिंग टू करंट पीरियड ही होने चाहिए, चाहे हमने कैश में पे करे हो या नहीं करे हो। अब इस सिस्टम में आपकी जो सेल हो जाएगी वो टोटल सेल कितनी हो जाएगी, टोटल सेल हो जाएगी कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे टोटल सेल कैश प्लस क्रेडिट। अब ये कितनी है, 5 लाख प्लस 2 लाख, डेट इज इक्वल टू 7 लाख। ठीक है, उसके अलावा जो हमने और कौन सी इनकम रिसीव्ड करी थी, ये रही हमारी, ये 3 पॉइंट्स आप देखो। इनकम रिसीव्ड, हमने कितनी इनकम रिसीव्ड करी है, 5 लाख, एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपको पता है आप एडवांस इनकम को यहां काउंट नहीं करोगे। और इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ये इनकम इस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है, तो इस इनकम को भी आप काउंट करोगे। तो यहां पे आपके लिए क्या आ जाएगी, टोटल इनकम। टोटल इनकम, टोटल इनकम में कौन सी, एक तो रिसीव्ड प्लस एक्रूड, रिसीव्ड प्लस एक्रूड। रिसीव्ड कितनी है 5,000 प्लस एक्रूड कितनी है 3,000, टोटल कितनी होगी 8,000। दिस इज इक्वल टू 7,08,000। इनकम कितनी होगी 7 लाख। आप देखो प्रीपेड माइनस करना चाहिए था, बट यहाँ पे इन्होंने प्रीपेड ऑलरेडी माइनस कर रखा है, एक्सक्लूडिंग है ना। अगर इन्होंने लिखा होता टोटल इनकम रिसीव्ड, तो हम इसमें एक्रूड इनकम को ऐड करते, और जो एडवांस इनकम है वो तो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है, इसलिए उसको माइनस करते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक्सक्लूड लिखा हुआ है। क्लियर। अब लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में लेते हैं तो कैश प्लस क्रेडिट, यानी 2,75,000 प्लस 1,25,000 टोटल एक्सपेंसेस, यानी टोटल एक्सपेंस कैश प्लस क्रेडिट परचेज, कैश प्लस क्रेडिट 2,75,000 प्लस 1,25,000, डेट इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, टोटल परचेज कितनी आ गई, ये आपकी क्या है परचेज। उसके बाद आप देखिए, आप एक एक करके एक्सपेंस को लेते हैं। सबसे पहले लिखा है सैलरीज एंड वेजेस पेड। हमने कितने सैलरीज एंड वेजेस पे किया है 44,000। उसमें हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड इन, जो हम ड्यू कर चुके हैं पर पे नहीं किया, तो हम उसको काउंट करेंगे। तो आपके लिए क्या आएगा, सैलरीज एंड वेजेस पेड 44,000 प्लस एक्रूड, सॉरी प्लस आउटस्टैंडिंग 4,000, सैलरीज इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग 44,000 प्लस 4,000, डेट इज 48,000।
क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, फिर है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड। आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना पे किया है 11,000। उसमें पॉइंट कुछ बताया है, यस बताया है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है तो आप क्या करोगे माइनस कर दोगे, सॉरी आउटस्टैंडिंग है आप ऐड कर दोगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना था देखो 11,000, और जो हमारा ड्यू हो गया बट अभी तक हमने पे नहीं किया 11,000 प्लस 1,000 डेट इज इक्वल टू 12,000। अब इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, देखो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करा है 10,000, उसमें इंक्लूड है प्रीपेड, और प्रीपेड इंश्योरेंस आपका कितना है 2,500। प्रीपेड इंश्योरेंस कब से बिलोंग करता है, नेक्स्ट टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा 10,000, इसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड यानी 2,500 डेट इज इक्वल टू 7,500। अब टोटल एक्सपेंस कितने हो गए आपके, इन सबको प्लस कर लीजिए 4,67,500, 4,67,500। तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉफिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर आप इसको माइनस करोगे 0 और 10 माइनस 6 4 एंड 2,40,500, 2,40,500। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि कैश बेसिस सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश में सेटल, चाहे वो इस टाइम पीरियड से बिलोंग करे या किसी और टाइम पीरियड से बिलोंग करे। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सिर्फ टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड इन कैश माइनस टोटल एक्सपेंसेस पेड इन कैश, वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। जबकि एक्रूअल बेसिस सिस्टम में, जब हम एक्रूअल बेसिस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू करंट पीरियड रिकॉर्ड करे जाते हैं, चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड होगी, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड, उसमें ऐड कर देंगे हम एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम जो इनकम ड्यू हो गई पर रिसीव्ड नहीं हुई ऐड करेंगे, और माइनस करेंगे एडवांस इनकम। तो ये आपके लिए आ जाएगी इनकम रिलेटेड टू करंट पीरियड, ठीक है। इसी तरीके से हम टोटल एक्सपेंसेस पेड, टोटल एक्सपेंसेस पेड, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग क्यों, क्योंकि वो ड्यू हो गए पर पे नहीं करे, इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं तो इसको ऐड कर दिया जाएगा। प्रीपेड का मतलब जो हमने पहले पे कर दिए, इस टाइम पीरियड से बिलोंग नहीं करते, उसको हम माइनस कर देंगे, तो आपके लिए आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस पेड। क्लियर, कंफर्म। तो आपने टोटल रेवेन्यू रिलेटिंग टू करंट पीरियड माइनस टोटल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू करंट पीरियड, इन दोनों को माइनस करके हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैश बेसिस किसे कहते हैं, एक्रूअल बेसिस किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या एडवांटेज है, दोनों के क्या डिसएडवांटेज है, और हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तब तक आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर रखिए, अच्छी तरह से समझिए, जो भी आपके पास बुक्स है उसमें जो भी इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस है उनको सॉल्व आउट करिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और प्लीज शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फायदा मिल सके। Thanks a lot for watching the video.